महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, मध्य में ओमकारेश्वर, ऊपर नागचंद्रेश्वर महादेव। ये 3 रहस्य तो वहीं पे हैं मंदिर के प्रांगण में। तामसिक फूड होते हैं, उनमें लोग लेज़ी हो जाते हैं, अग्रेसिव हो जाते हैं, जिससे इन लोगों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं। पैसा इतना कमाओ कि ज़िंदगी आसान हो जाए, संतुष्टि उतनी रखो कि ज़िंदगी हसीन हो जाए। केवल दुनिया में एक ऐसे ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी हैं। आप अपने हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से दक्षिण दिशा को मृत्यु और यमराज से जोड़ा गया है, इसीलिए महाकाल बाबा को मृत्यु का स्वामी कहा जाता है। फूड टेस्ट में या किसी में 200 रुपये की चीज़ लग रही है, उसमें आप सोचें यार मैं 50 रुपये की लागत कम कर दूं और मैं उस चीज़ को बेचूं पूरे 400 रुपये में, तो कस्टमर को आज नहीं कल पता चलेगा, कस्टमर बेवकूफ़ नहीं है। हम भी कंसल्टेंसी में वर्क करते हैं। हमारी जो कंसल्टेंसी सत्या हॉस्पिटैलिटी के नाम से है, तो जिन रेस्टोरेंट को स्टाफ नहीं मिलता है, मैन पावर नहीं मिलती है, तो हम उनको स्टाफ प्रोवाइड कराते हैं और उनकी प्रॉपर्टी को हम टेक ओवर भी करते हैं। महाकाल बाबा के लिए सिर्फ एक ही बात है, स्वर्ग भी तो नर्क भी तो, इन दोनों के बीच का फर्क भी तो। बाहर की रोशनी और चमक धमक सबको दिखाई देती है, लेकिन अंदर जो ओनर मतलब खुद एक एम्प्लॉइज बन के जब पूरे दिन पागलों की तरीके से घूमता है ना, वो वही समझ पाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू विवेक शर्मा टॉक शो। आज के इस खास एपिसोड में हमारे साथ हैं हॉस्पिटल इंडस्ट्री के एक ऐसा नाम जिन्होंने रेस्टोरेंट होटल बिजनेस को सिर्फ एक काम नहीं बल्कि सिस्टम और साइंस की तरह समझा है। सत्या हॉस्पिटैलिटी के फाउंडर शुभम गुप्ता जी। जहाँ लोग रेस्टोरेंट खोलते हैं पैशन से, वहीं सिखाते हैं कि सही सिस्टम, सही कॉस्ट कंट्रोल और स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट में बिजनेस को कैसे प्रॉफिटेबल बनाया जा सकता है। आज हम जानेंगे होटल और रेस्टोरेंट की असली सच्चाई, प्रॉफिट कहाँ होता है और लॉस कहाँ होता है। बिना एक्सपीरियंस के इस इंडस्ट्री में सक्सेस पॉसिबल है और एक नॉर्मल इंसान भी स्मार्ट स्टडी से बड़ा ब्रांड बना सकता है। तो अगर आप हॉस्पिटैलिटी बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो ये एपिसोड आपके लिए खास है। नमस्कार सर, स्वागत है आपका विवेक शर्मा टॉक शो। कैसे हैं आप? ऑल गुड, सब बढ़िया, कृपा भगवान की। सर मैं थोड़ी देर पहला आपसे सवाल करना चाहूँगा कि दैनिक जीवन में सबसे बड़ा ताक क्या होता है? देखिए, दैनिक जीवन में अगर हम सोचें तो सबसे बड़ा त्याग खुद का अपना ईगो होता है। आप देखिए, ईगो की वजह से बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। अब ईगो मतलब है कि मैं हूं, मैं क्यों समझूं, मैं ही क्यों बोलूं, मैं ही क्यों झुकूं, तो ये सारी चीजें हमारे ईगो में आ जाती हैं। इस ईगो की वजह से हमारे रिश्ते टूट जाते हैं, हमारी टीम डिवाइड हो जाती है, हमारे डिसीजन गलत हो जाते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ईगो की वजह से होती हैं। तो मुझे ये लगता है दैनिक जीवन में अगर हम अपने ईगो को कंट्रोल में रखेंगे तो हमारी ज़िंदगी बहुत सरल हो जाएगी। क्या सफलता के लिए सुकून छोड़ना जरूरी है? नहीं, सुकून छोड़ना जरूरी तो नहीं है, लेकिन सुकून से ऊपर उठना बहुत ज़रूरी है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपना कंफर्ट छोड़कर आगे बढ़ते हैं और आराम से ज्यादा अपनी जिम्मेदारियों को चुनते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा बेचैन रहें, बस आपको सुकून, जो आपका सुकून है, उसको कभी कभी सेक्रीफाइस करना पड़ता है। सफलता के लिए सुकून को छोड़ा नहीं जाता, बस सुकून को थोड़ा सा डिले किया जाता है। अगर कुछ दिनों की बेचैनी आपके जिंदगी को सुख दे तो ये सौदा बुरा तो नहीं है, केवल कुछ दिनों की बेचैनी। पैसा और सुख दोनों एक साथ मिल सकते हैं क्या? देखिए, बिल्कुल मिल सकते हैं जी। अगर आप पैसे को मालिक ना समझें, हाँ। केवल जरिया समझें, तो आप सक्सेस हैं। पैसा खुद प्रॉब्लम नहीं होता है, पैसे को सब कुछ मान लेना प्रॉब्लम होती है। उसको दिमाग में मत रखिए। और पैसा और सुख दोनों एक ही शर्त पर चलते हैं, इसी शर्त पे। अगर दिमाग में रखेंगे तो वो फिर ना वो झंझट बनेगा फिर। बिल्कुल झंझट बन गया। ओके, होटल की लाइफ स्टाइल के साथ स्पिरिचुअल लाइफ को कैसे मैनेज करें?
देखिए, होटल की लाइफ में सबसे बड़ा ये चैलेंज है कि लोगों के पास टाइम नहीं है। उनकी आधी सुबह और आधी रात केवल होटल में ही निकल जाती है। इनके लिए ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है। तो हमें नहीं लगता कि होटल लाइन वाले स्पिरिचुअल इतना ज़्यादा हो पाते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर वो समय निकाल लें, 10 मिनट ये मॉर्निंग में अगर मेडिटेशन कर लें या शाम को मेडिटेशन कर लें, इनके लिए इतना ही इनफ है। बस अपनी काम को सेवा समझें और ईगो कम रखें, ग्रेटिट्यूड ज़्यादा रखें। सात्विक खाना और तामसिक खाने में क्या अंतर है, और दोनों की एनर्जी एक समान है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है। अच्छा। आप ये कैसे भी नहीं हम बोल सकते कि दोनों की एनर्जी समान होगी, क्योंकि हमारे पुरखों, बुजुर्गों और जो हमारे संत लोग थे वो सात्विक खाना ही लेते हुए आए हैं, और उनकी जो एनर्जी आप देखो वो अलग ही लेवल की होती है, जो कि हम लोगों के यंगस्टर में भी नहीं है। ठीक है, ये एनर्जी हमारी सबको एकदम पीस बनाती है, शुद्ध बनाती है। लेकिन जो तामसिक फूड होते हैं उनमें लोग लेजी हो जाते हैं, अग्रेसिव हो जाते हैं, जिससे इन लोगों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं। क्योंकि जब हम अग्रेसिव होते हैं, हमारे अंदर कोई उबाल मार रहा है, वो तामसिक फूड की वजह से ही होता है। तो हमारी उस टाइम पे ज़िंदगी सरल नहीं चल पाती। शेफ या कुक का मूड की जो इफेक्टिव एनर्जी है वो क्या एक होती है, अलग होती है? देखिए, जो शेफ है अगर वो खाना पका रहा है, उसका अगर मूड अच्छा नहीं है तो वो खाना कभी अच्छा नहीं बन सकता। उसका रीज़न ये है कि खाना बनाने वाले की एनर्जी हमेशा खाने में ट्रांसफ़र होती है। आपने हमेशा सुना होगा कि माँ के हाथ का खाना हमेशा स्पेशल होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब माँ खाना बना रही होती है तो उसकी एनर्जी खाने में ट्रांसफ़र हो रही होती है। उसके अलग एक इंटेंस भी अलग होती हाँ, है। इंटेंस भी अलग होती है और हमेशा खाना अच्छा बनता है। तो ये मूड पे 100% डिपेंड करता है। या जैसे हम बाहर का खाना खाते तो हम कहते हैं यार वो खाना खा के मज़ा नहीं आया या स्वाद नहीं आया, वो स्वाद जो एक माँ का होता है वो माँ का याद का तो कभी कभी ये चीजें ऐसी होती हैं कि जब उसका मूड नहीं होगा शेफ का बनाने का, तो ये चीजें तब हमें ऐसा बोलना आता है कि यार खाना आज का अच्छा नहीं है। आपकी नज़र में सक्सेस की डेफिनेशन क्या है, अमीर या गरीबी? देखिए, हमारी नज़र में तो ना तो अमीरी सक्सेस है, ना सिर्फ संतुष्टि सक्सेस है। अच्छा। क्योंकि आप समझो, जब आपके पास पैसा ज़्यादा हो, सुकून ना हो, तो जिंदगी भागती रहती है। सही बात है। ठीक है, और जब पैसा थोड़ा कम हो और सपने दब जाएं, तो जिंदगी रुक जाती है। इसलिए पैसा इतना कमाओ कि जिंदगी आसान हो जाए, संतुष्टि उतनी रखो कि जिंदगी हसीन हो जाए। जैसे कि अगर कोई रेस्टोरेंट खोलना चाहता है तो उसके लिए पैशन जरूरी है या फिर पैसा? देखिए, जरूरी तो दोनों चीजें हैं। अब वो डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। जैसे कि आप मान लो, पैसा तो जरूरी है ही। अब वो या तो आप 10,000 की स्टॉल खोलें या 2,000 की स्टॉल खरीदें या फिर 2 करोड़ का बिजनेस करें, तो पहले पैसा तो आएगा ही आएगा, तभी आप काम की शुरुआत कर सकेंगे। चाहे वो पैसा आप नौकरी करके कमाएं या फिर अपनी सेविंग से खर्च करें। अगर आपको रेस्टोरेंट खोलना है तो पहले पैसा लगाना पड़ेगा। पैशन आपको आगे के लिए टिकाता है। आपने रेस्टोरेंट खोला, पैसा लगाया, वहां तक आप रुक गए। अब जो आपका पैशन है वो वर्क करेगा रेस्टोरेंट खुलने के बाद, कि आप उसे कैसे मैनेज कर पा रहे हैं। जो आपका पैशन था, आप कितना उसमें डीपली जा पा रहे हैं। पैसा आपको आगे के लिए टिकाएगा वहां पे। क्या लोकेशन आपकी सक्सेस डिसाइड करती है? देखिए, रेस्टोरेंट और होटल की लोकेशन वाकई में डिसाइड करती है, ऐसा नहीं है। अब जैसे आप मान लो कोई रेस्टोरेंट ओपन हुआ है, ठीक है, अब उसकी लोकेशन अच्छी है, फूड टेस्ट भी अच्छा है, मैनेजमेंट भी अच्छा है, सारी चीज़ें अच्छी हैं, तो वो सक्सेस है। अगर इसमें से कोई एक चीज़ भी खराब हो जाए, भले ही आपका टेस्ट खराब हो गया या आपका मैनेजमेंट खराब हो गया, ठीक है, तब लोकेशन क्या काम करेगी? कुछ नहीं। आप 6 महीने सर्वाइव कर पाएंगे, 1 साल सर्वाइव कर पाएंगे, 2 साल सर्वाइव कर पाएंगे। जब मार्केट में ये हवा फैलेगी कि वहाँ की लोकेशन तो बहुत अच्छी है लेकिन खाना और मैनेजमेंट बिल्कुल बेकार है, तो इस जगह लोकेशन 0 है। भले ही आपकी लोकेशन थोड़ी दूरी पे है, अगर वहाँ का फूड टेस्ट अच्छा है तो आज नहीं, कल नहीं, परसों लोगों को पता लगेगा कि वहाँ का फूड टेस्ट अच्छा है, वहाँ का मैनेजमेंट अच्छा है, तो आदमी थोड़े से एफर्ट लगा के आपके पास आएगा। टेस्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर मार्केटिंग?
देखिए मार्केटिंग भी इम्पोर्टेंट है। जैसे आपने कोई अगर रेस्टोरेंट ओपन किया है नया, तो उस रेस्टोरेंट में कस्टमर को बुलाने के लिए आप मार्केटिंग को यूज करते हैं, राइट। मार्केटिंग कस्टमर को आपके रेस्टोरेंट तक ला सकती है। उसके बाद काम शुरू होता है टेस्ट का। अगर आपका टेस्ट अच्छा है, कस्टमर आपके पास फर्स्ट टाइम किसकी वजह से आया? आपकी मार्केटिंग की वजह से। आपने टेस्ट अगर अच्छा दिया है तब वो कस्टमर बार बार रिपीट होगा। अगर टेस्ट आपने फर्स्ट टाइम में अच्छा नहीं दिया है तो वो कस्टमर रिपीट नहीं होगा। उस टाइम चाहे आप मार्केटिंग करें, सोशल मीडिया करें या आप फ्री ऑफ कॉस्ट दें, कस्टमर रिपीट नहीं होगा। क्या छोटे बजट में भी प्रॉफिटेबल रेस्टोरेंट खोला जा सकता है? देखिए अगर आपका बजट छोटा है तो मेरा मानना ये है कि आपको सबसे पहले क्लाउड किचन ओपन करनी चाहिए, या फिर आप कोई स्टॉल लगा के आप अपना काम शुरू करें। अगर आपका बजट कम है, प्रॉफिट वाले होते हैं काम, ऐसा नहीं है प्रॉफिट नहीं है। अगर आप खुद उस चीज़ को कर रहे हैं, आपने खुद अपनी स्टॉल लगाई है, क्लाउड किचन लगाई है, आपने चालू की है, तो आप उसमें सक्सेस हो सकते हैं, क्योंकि वो प्रॉफिट केवल आपके पास ही जाना है। अगर आप सिंगल क्लाउड किचन चला रहे हैं या खुद के शेफ हैं आप, या खुद आप शेफ वर्क कर रहे हैं, तो आप उसमें सक्सेस हैं, प्रॉफिट आपके पास ही जाना है। अब आपके पास अगर थोड़ा सा बजट ज़्यादा है तो आप रेस्टोरेंट ओपन करेंगे, रेस्टोरेंट में आपके पास टीम भी होगी, एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, उस टाइम पे आपकी प्रॉफिट कम हो सकती है। उस टाइम आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत पड़ेगी। क्या फूड क्वालिटी में कंप्रोमाइज करने से प्रॉफिट बढ़ता है? देखिए ये एक शॉर्ट टर्म का वो है कि आप शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना चाहते हैं, ठीक है। तो मेरा मानना ये है कि शॉर्ट टर्म में पैसा कमाया हुआ बहुत जल्दी खत्म भी हो जाता है। बिल्कुल। आप आज अगर फूड टेस्ट में या किसी में 200 रुपए की चीज़ लग रही है, उसमें आप सोचेंगे यार मैं 50 रुपए की लागत कम कर दूं और मैं उस चीज़ को बेचूं पूरे 400 रुपए में, तो कस्टमर को आज नहीं कल पता चलेगा। कस्टमर बेवकूफ़ नहीं है, सबको पता होता है किसकी कितनी अच्छी क्वालिटी होती है। तो आप उसको कितने दिन चला लेंगे? 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने। जब कस्टमर को पता लगेगा ये हमारे साथ फ्रॉड कर रहा है, क्वालिटी अच्छी नहीं दे रहा है, तो कस्टमर आपसे कुछ नहीं बोलेगा, वो वहाँ पे आना बंद कर देगा। तो आपको जो चीज़ लॉन्ग टाइम के लिए चलानी थी, आपने वो जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में शॉर्ट टाइम में ख़त्म कर दी। कि स्केल बिजनेस को बना या बिगाड़ सकती है? देखिए शेफ बना भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है, दोनों चीज़ें हैं। शेफ अच्छा है अगर उसका माइंड पॉजिटिव है, कभी आप उसके ऊपर डिपेंड नहीं है, ये शेफ को अगर भनक नहीं लगी है तो वो प्रॉपर तरीके से चलता रहेगा। अगर जैसे मान लो शेफ आपका बोलता है कि नहीं हम काम नहीं कर पाएंगे यहाँ पे, और आपने उसकी सैलरी नहीं बढ़ाई, उसने बोला कि सैलरी बढ़ा दो हमारी, आपने नहीं बढ़ाई और उसने आपका काम बिगाड़ना शुरू कर दिया, तो जो स्ट्रॉन्ग किचन होती हैं उनके पास अपनी खुद की SOPs होती हैं, खुद की रेसिपी होती हैं, तो उसमें शेफ कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप दूसरे शेफ को भी लाकर खड़े करेंगे, क्योंकि उस किचन की रेसिपी सबको पता है कि इसमें 2 ग्राम नमक जाना है, 5 ग्राम ये सॉस जानी है, 100 ग्राम चावल जाना है, 20 ग्राम पनीर जाना है। अगर सब कुछ रेसिपी पर्टिकुलर वहाँ पर लिखी हुई है तो कोई भी उस फूड को प्रिपेयर्ड कर देगा। अगर बाई चांस वहाँ पे शेफ के ऊपर आप डिपेंड होते हैं और किचन में कोई रेसिपी का मेथड नहीं है, वहाँ पे शेफ आपका काम बिगाड़ सकता है। सोशल मीडिया पर बिना खर्च के रेस्टोरेंट को ग्रो किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल किया जा सकता है। पहले सोशल मीडिया नहीं था तब भी रेस्टोरेंट ग्रो होते थे। ऐसा नहीं है कि रेस्टोरेंट ग्रो नहीं होते हैं, बस पर्टिकुलर क्या है कि आप जब देखिए माउथ टू माउथ जो मार्केटिंग होती है उसको ना तो सोशल मीडिया पकड़ सकता है, ना न्यूज़पेपर पकड़ सकता है, ना ही पैम्पलेट पकड़ सकता है। आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, अगर 20 लोग आए और 20 लोगों को खाना अच्छा लगा तो माउथ टू माउथ वो इतनी आपकी मार्केटिंग कर देंगे कि आपको पैम्पलेट और सोशल मीडिया की नीड नहीं पड़ेगी। क्योंकि जो माउथ से एक व्यक्ति के सामने बोला जा रहा है, क्योंकि उसकी जो इमोशंस होते हैं वो उसके साथ कनेक्ट होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जो हम सोशल मीडिया में या कहीं न्यूज़पेपर में, वहाँ तो आपका ग्राफिक्स है या कोई एडवर्टाइजमेंट है आपका, वहाँ कोई इमोशंस नहीं है उसके साथ। इमोशंस पता करने के लिए हम हमेशा रेस्टोरेंट में कॉल करते हैं, उसमें ग्राफिक्स मिल जाता है किसी चीज़ का या पैम्पलेट मिल जाता है या मोबाइल में हम रील देख लेते हैं, तो उस रील की वजह से हम कॉन्टैक्ट नंबर निकालते हैं, उनसे पूछते हैं वहाँ पे क्या क्या हो रहा है। लेकिन माउथ टू माउथ में सामने वाला कैंडिडेट सारी चीज़ें पहले ही बता देता कि वहाँ पे ऐसा हुआ था, वहाँ की ये डिश फेमस है, वहाँ की रोटी बहुत क्रिस्पी है। तो वो चीज़ माउथ टू माउथ जो स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया है, स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग है, वो माउथ टू माउथ है। क्या कंपटीशन से हमें डरना चाहिए, सीखना चाहिए?
देखिए डरना भी चाहिए। हम्म अब आपके सामने अगर कोई बैठ जाए आके, कोई दूसरा रेस्टोरेंट खुल जाए, तो आप थोड़ी देर तक तो उस चीज को सहमेंगे कि यार ये हमारे अच्छा, बगल पता में चल रहा हाँ एक रेस्टोरेंट खुल रहा है, हाँ। तो अब हमारा क्या होगा, हम कैसे इसको सरवाइव करेंगे। तो देखिए थोड़ा डरना चाहिए, लेकिन जब वो रेस्टोरेंट ओपन हो जाए तो हमें चीज़ों को उनसे सीखना भी चाहिए। सीखना ये चाहिए, हो सकता है उन्होंने हमसे कुछ बेटर किया हो, उसको हमें कैच करके अपने खुद पे और इम्प्रूव करना चाहिए। डरना चाहिए आपको 10% सीख के लिए, उतना डरना चाहिए जितना कि आप उससे सीखना चाहते हैं। डरने का मतलब ये नहीं है कि रेस्टोरेंट खुल गया, आप डर के रेस्टोरेंट बंद कर दिया, आप निकल लिए, ये डरना नहीं। केवल सीखने के लिए आपको डरना चाहिए। ये वहाँ ये भी तो हो सकता है कि वो क्या कहते हैं, हम जो पहले 90% एफर्ट लगा रहे थे वहाँ पर 100% लगानी पड़े। बिल्कुल लगानी पड़ेगी। आप थोड़े से और एक्टिव हो जाएंगे उस टाइम पे कि यार हमारा कॉम्पिटिटर बगल में बैठा हुआ है, ये हमारे कस्टमर बिगाड़ भी सकता है और हमारे कस्टमर अपने पास ले भी सकता है। हो सकता है हमारी जो 20% कमियां हैं, उन कमियों को कॉम्पिटिटर और अच्छे से ग्रो करे, तो हमारा कस्टमर कमियों की वजह से वहां जा सकता है। तो हमें वो कमियां फिल करनी है, ना कि डरना है। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि फैमिली रेस्टोरेंट या क्लाउड किचन में सबसे ज़्यादा मुनाफा वाला कौन सा चूज करना चाहिए? देखिए ये डिपेंड करता है आपके बैकअप पे, मतलब आपके पैसे पे। इसमें देखिए होता क्या है, जैसे आपने क्लाउड किचन खोली, तो क्लाउड किचन में क्या होता है, आपको, आप अगर खुद के शेफ हैं तो आपने क्लाउड किचन ओपन कर ली, ठीक है, तो आपने एक अपना स्वीपर रख लिया या हाउस कीपिंग वाला कोई भी कैंडिडेट हो गया जो आपका हेल्पर रख लिया आपने, तो आप उस क्लाउड किचन को रन कर रहे हैं। तो आप जो भी चीज़ सेल कर रहे हैं तो उसका प्रॉफिट केवल आपको आ रहा है और एक वो जो लड़का है आपके साथ उसको जा रहा है। तो इसमें प्रॉफिट आपको ज़्यादा मिलेगा सिंगल कैंडिडेट के हिसाब से, क्योंकि आप सिंगल वर्किंग है वहाँ पे। अगर हम रेस्टोरेंट पैटर्न पे जाएं तो रेस्टोरेंट में पूरी टीम होती है, ठीक है, तो आप, वो एक बड़ा पैटर्न है, आपने रेस्टोरेंट ओपन किया, आपको वहां पे पेशेंस रखना पड़ेगा 3 महीने का, 6 महीने का, 5 महीने का, कि प्रॉफिट फर्स्ट मंथ भी आ सकती है, सेकंड भी आ सकती है, थर्ड भी आ सकती है, 6 महीने बाद भी आ सकती है। तो उसके लिए आपको पेशेंस रखना जरूरी है। प्रॉफिट वाले बिजनेस दोनों हैं, क्लाउड किचन भी और रेस्टोरेंट भी। रेस्टोरेंट में पेशेंस की जरूरत है, क्लाउड किचन आपकी डे 1 से स्टार्ट हो सकती है। बहुत सारे होटलों में हम देखते हैं या रेस्टोरेंट में देखते हैं कि वहाँ स्टाफ मैनेजमेंट की बहुत बड़ी दिक्कत होती है, उसको कैसे मैनेज कर किया जा सकता है? तो देखिए स्टाफ, वाकई में होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में स्टाफ एक तरीके से एक युद्ध होता है, ठीक है, ये हर कोई मैनेज भी नहीं कर सकता है ना, इसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लगते हैं। तो इसीलिए जो हमारी कंसल्टेंसी बनी हुई है, जैसे कि हम भी कंसल्टेंसी में वर्क करते हैं, हमारी जो कंसल्टेंसी सत्या हॉस्पिटैलिटी के नाम से है, तो जिन रेस्टोरेंट को स्टाफ नहीं मिलता है, मैन पावर नहीं मिलती है, तो हम उनको स्टाफ प्रोवाइड कराते हैं और उनकी प्रॉपर्टी को हम टेक ओवर भी करते हैं। जो स्टाफ से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि हम नहीं चला पा रहे हैं प्रॉपर्टी, तो उन प्रॉपर्टी को हम टेक ओवर करते हैं। तो वो हमारा ही काम होता है कि कंसल्टेंसी के थ्रू उस प्रॉपर्टी को पूरा मैनेज करना। ये वाकई में एक बहुत बड़ा युद्ध है, ये हर कोई नहीं कर सकता है इसमें। आज से मैं आपसे एक अपनी इसी से रिलेटेड, आपने बोला कि सत्या हॉस्पिटैलिटी का जो हमारा वो है, तो करीबन आज से 1 साल पहले मेरे को एक बहुत बड़े एक रेस्टोरेंट मिल रहा था, तो हम बहुत कुछ वहाँ पर प्रॉफिट भी मिल रहा था। रेस्टोरेंट में प्रॉफिट तो होता है, तो बट जब बात सब कुछ हो गया उसके बाद पता पड़ेगा स्टाफ कहाँ से मैनेज करोगे जी। सबसे बड़ी दिक्कत यही आ गई, तो मैंने वो जो प्लान था वो वहीं का वहीं स्टॉप कर दिया। नहीं देखिए रेस्टोरेंट जो भी ओपन कर रहा है, मैं कहता हूँ प्लानिंग से ओपन करे, इमोशन से ओपन कभी मत करें। हाँ, इमोशन मतलब आप दूसरों का देख कर रेस्टोरेंट कभी ओपन नहीं करें जी। कि यार इसका रेस्टोरेंट तो इतना ज्यादा चल रहा है यार, हम भी पैसा कमाएंगे या हम भी रेस्टोरेंट ओपन कर ले, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। आपको नहीं पता है कि अंदर क्या चल रहा है। बाहर की रोशनी और चमक धमक सबको दिखाई देती है, लेकिन अंदर जो ओनर मतलब खुद एक एम्प्लॉइज बन के जब पूरे दिन पागलों की तरीके से घूमता है ना, वो वही समझ पाता है और कोई नहीं समझ पाएगा कभी। अगर किसी रेस्टोरेंट में हाइजीन का ध्यान रखा जाता है, तो क्या कस्टमर वहाँ बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो जाता है उससे? बिल्कुल हो जाता है। देखिए होता क्या है, जैसे आपके पास कस्टमर आया, रेस्टोरेंट में आपके पास कस्टमर आया, आपका रेस्टोरेंट हाइजीन है, किचन हाइजीन है, आपका बार काउंटर हाइजीन है, आपके वेटर्स हाइजीन है, ठीक है, आपका स्टाफ हाइजीन है, किचन हाइजीन है, तो इसका बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। कस्टमर ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा नोटिस करता है। आपका सर्व करने का तरीका हाइजीन है, ठीक है, वेटर जो खाना सर्व कर रहा है उसके नेल सही हैं या नहीं है,
ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। कस्टमर को वहाँ पे ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है फर्स्ट टाइम में ही। लगता है यार बहुत ज़्यादा हाइजीन है, प्रॉपर तरीके से इन्होंने हमें फूड सर्व किया, प्रोफेशनल तरीके से फूड सर्व किया, तो ये ट्रस्ट बनता चला जाता है आपके आगे के लिए। वो कस्टमर आपके पास से कहीं नहीं जाएगा। लेकिन कंडीशन ये है कि अगर आपका फूड टेस्ट अच्छा है तो आप ये सोचें कि केवल हाइजीन करके आप कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं, तो ये सक्सेस नहीं है। आपको टेस्ट भी साथ में देना ही देना पड़ेगा। बिल्कुल। रेस्टोरेंट का मेनू जो स्मॉल होना चाहिए पर बड़ा साइज होना चाहिए? देखिए, रेस्टोरेंट का मेनू सब डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का रेस्टोरेंट ओपन कर रहे हैं। जैसे रेस्टोरेंट की कैटेगरीज बहुत होती हैं। एक हम आते हैं तो स्ट्रीट फूड हो गया, स्टॉल्स हो गए, QSR रेस्टोरेंट हो गए, क्लाउड किचन हो गया, फाइन डाइन रेस्टोरेंट हो गए। एक अपने जो आपने देखा होगा एक्सप्रेस वे वगैरह पे जो ढाबे ओपन होते हैं, सेवा ढाबा है जिसमें अलग अलग फूड कोर्ट छोटे छोटे ओपन होते हैं, आइटम्स उसमें भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का रेस्टोरेंट ओपन कर रहे हैं, और ये डिसाइड तब हो पाता है जैसे आपने कोई नया रेस्टोरेंट ओपन किया। ओपन करने के कुछ टाइम बाद, 3 महीने बाद आपको पता चलता है कि इस मार्केट में हमारे जो गेस्ट हैं वो इस आइटम के हैं। तो वो आप 3 महीने बाद उसको शॉर्ट करिए, 6 महीने बाद शॉर्ट करिए, आप एवरेज निकालिए कि 3 महीने में ये वाली सब्जी कितनी बार बिकी है, या ये वाली रोटी कितनी बार बिकी है, या ये वाला शेक कितनी बार बिका है। तभी आप उस मेनू को शॉर्ट कर पाएंगे। फिर जब आपका मेनू शॉर्ट हो जाता है तब आप उन आइटम पे फोकस करिए पूरा कि हमें इन्हीं चीजों में और ज्यादा इंप्रूव करना है। तो ये आप 3 या 6 महीने बाद कर पाएंगे, ना कि आप डे फर्स्ट से कर पाएंगे, क्योंकि आपको मार्केट का नॉलेज तब नहीं होगा पहले दिन कि पहले दिन हमारे पास कितने टाइप का कस्टमर आएगा और कस्टमर क्या क्या डिमांड करेगा उस टाइम पे। तो ये 3 या 6 महीने बाद पता लगता है आपको। तो इससे हमारी जो वहाँ पर जो हम बजट खर्च कर रहे हैं वो भी कम होगा शायद? फिर इससे बिल्कुल होगा। इसीलिए बोला जाता है कि कोई भी अगर रेस्टोरेंट ओपन कर रहा है तो उसको 6 महीने पेशेंस रखना चाहिए। 6 महीने पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि सरवाइव करने के दिन हो सकते हैं। इसीलिए बोला जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग में कॉस्टिंग हमारी बढ़ती है, बाद में धीमे धीमे प्रॉपर तरीके से चीजें सेट हो जाती है। रेस्टोरेंट को चलाने के लिए सबसे जो पहले 6 मंथ होते हैं वो कितने क्रिटिकल होते हैं? देखिए, 6 महीने तो सरवाइव तो करना पड़ता है। हम ये नहीं बोल सकते कि आपको 1 महीने करना पड़े या 2 महीने करना पड़े। 6 महीने तो एक हमारे उसमें इंडस्ट्री में भाषा हो गई है फिक्स। सब लोग ये बोलने लगते हैं कि 6 महीने तक प्रॉफिट नहीं निकलेगा। तो ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट नहीं निकलेगा। अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा है, आपका GM अच्छा है, मैनेजर अच्छा है, आपके पास टीम अच्छी है, तो आप 2 से 3 महीने में ही सेटल हो सकते हैं। ओके। ये डिपेंड करता है आपकी मैन पावर पे कि आपकी मैन पावर किस लेवल की है। 6 महीने वो लोग सरवाइव कर पाते हैं जिनकी टीम अच्छी नहीं होती है, या जिन्होंने 2 महीने बाद टीम को चेंज कर दिया। ओपनिंग करी आपने, उसके बाद आपने 2 महीने बाद किसी रीजन की वजह से टीम को चेंज कर दिया, अब फिर 2 महीने आप सरवाइव कर रहे हैं। पता चला जब तक 2 महीने वो सेट होने को आए आपने फिर से टीम चेंज कर दी। तो तब लोगों का ये कहना रहता है हमारी इंडस्ट्री में कि 6 महीने तक रेस्टोरेंट सर्वाइव करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपकी मैन पावर स्ट्रांग है, मैनेजमेंट अच्छा है, तो आप 2 से 3 महीने में ही उन चीज़ों को सेटल कर सकते हैं। क्या गूगल के रिव्यू बिजनेस को बढ़ा भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं? हाँ बिल्कुल। देखिए, ये डिपेंड करता है कि अगर आपके गूगल के रिव्यू नेगेटिव आ रहे हैं तो आप उसमें घबराएं नहीं। आप पहले समझें कि नेगेटिव क्यों आ रहे हैं। अगर आपने उसको ये समझ लिया कि यार नेगेटिव आ रहे हैं, हमारी चीज़ें खराब हो रही हैं, हम कैसे सुधारेंगे, आप घबरा गए, तो ये चीज़ें गलत है। ये एक तरीके से फ्री कंसल्टेंसी है। अगर कोई आपको फीडबैक दे रहा है फ्री में गूगल पे, तो ये एक तरीके से कंसल्टेंसी मिल रही है जिसका हम पैसा लेते हैं और रिव्यू आपको फ्री में मिल रहे हैं। तो आप हाँ बिल्कुल, आप उस रिव्यू को पढ़िए और सुधारिए और कोशिश करिए उस रिव्यू पे आप कन्वर्सेशन करें कस्टमर से कि वाकई में रियलिटी में हमारे रेस्टोरेंट में ऐसा हुआ है। आप उनसे बात करिए, वो आपको 2 बातें बताएगा। आप उन चीज़ों को समझिए उसे अच्छे तरीके से, और उसके बाद अपनी टीम से आप उसका ब्रीफिंग लीजिए। आप समझिए कि हाँ भाई कहाँ गलती हुई थी, और आप उन चीज़ों को आगे के लिए सुधारिए। तो ये एक तरीके से फ्री कंसल्टेंसी है। अब आप नेगेटिव कंटिन्यू अगर रिव्यू आते रहेंगे, देखिए ऑनलाइन का जमाना है, लोग बाग रिव्यू पढ़ के आते हैं, नो डाउट,
आजकल आप कोई बिस्कुट भी खरीदने जाएंगे या ब्लिंकिट पे कोई चीज परचेस भी करेंगे तो हम देखते हैं उसकी स्टार रेटिंग कितनी है, 3 है, 2 है, 4 है या 5 है। तो आजकल आदमी मतलब हर चीज प्रॉपर देख के ही चलता है, तो रिव्यू का बहुत फर्क पड़ता है, नो डाउट। लेकिन अगर नेगेटिव आ रहा है तो उनको ये सोचिए कि हम इसको पॉजिटिव कैसे करें, दैट्स इट। ब्रांडिंग के बिना रेस्टोरेंट सर्वाइव कर सकता है क्या? बिल्कुल कर सकता है। कैसे? सरवाइव देखिए ऐसा होता है, जो ब्रांड चल रहे होते हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, मैकडोनल्ड्स है, पिज्ज़ा हट है ना, और भी काफ़ी ब्रांड हैं, तो इनकी एसओपीज पहले से बनी हुई होती हैं, ठीक है, तो इनको सरवाइव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इनका मैनेजमेंट पहले से फिक्स होता है। आप अगर कोई चीज़ विदाउट ब्रांड कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको सरवाइव करना पड़ता है, लेकिन आप इसमें लोकल कंसल्टेंसी की मदद ले सकते हैं और इसको आगे प्रोसीड कर सकते हैं। अगर किसी के रेस्टोरेंट में लॉस पे लॉस आ रहा है तो उसको बंद करना चाहिए, कंटिन्यू कर रखना चाहिए? ये डिपेंड करता है आपके बैकअप पे, कि आपके पास पैसे का कितना बैकअप है। देखिए कोई भी रेस्टोरेंट है, अगर आपका सही चल रहा है, आपको लग रहा है कि हमारी 15 से 20 लाख रुपए मंथ में सेल आ रही है और हमें जो लॉस हो रहा है वो मात्र 50,000 1 लाख रुपए का हो रहा है, तो आप उसको सुधार के आगे प्रॉफिट में ला सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपके पास बैकअप कितना है पैसों का। अब मान लीजिए आपके पास बैकअप है मात्र 5 लाख रुपए और आप ऑलरेडी 5 लाख घाटे में जा चुके हैं, तो आप उसको क्या करेंगे? या तो आप वाइंड अप करेंगे कि हम आगे क्षमता नहीं है हमारी लॉस झेलने की। अगर आपके पास थोड़ा सा बैकअप और है तो मैं कहता हूँ अगर 15-20 लाख रुपए पे अगर 50,000 1 लाख रुपए का लॉस आ रहा है तो थोड़ा सा आप बैकअप और बढ़ा के उसको आगे चलाएं, या फिर आप किसी की मदद लें या कोई पार्टनर ऐड करें आप उसमें, ठीक है, या फिर रेंट के ऑप्शन भी आजकल बहुत सारे हैं। अगर आप प्रॉपर्टी चला रहे हैं, आप नहीं चला पा रहे हैं, आप लॉस में जा रहे हैं, आपको ये पता है कि हमारी सेल आ रही है लेकिन हम इसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उसमें किसी भी कंसल्टेंसी की मदद ले सकते हैं या कोई भी लोकल कैंडिडेट की मदद ले सकते हैं या पार्टनर ऐड कर सकते हैं। वाइंड अप करना केवल एक समाधान नहीं है। क्या रेस्टोरेंट में यूनिक कॉन्सेप्ट ही सक्सेस की है? देखिए यूनिक कॉन्सेप्ट आपके कुछ समय के लिए होते हैं। जैसे कि आप कहीं रेस्टोरेंट में जाते हैं, कुछ उन्होंने यूनिक चीज़ दे दी, यूनिक चीज़ मतलब कुछ टाइम के लिए यूनिक कर दिया, लाइव सिंगिंग कर दी या कुछ भी यूनिक किया, डीजे लगा दिया, म्यूजिक शुरू कर दिया, तो ये कुछ टाइम के लिए सक्सेस होते हैं। इन सब में मेन है आपका फूड टेस्ट, सर्विस और मैनेजमेंट। अगर यूनिक कॉन्सेप्ट अगर आप नहीं भी देते हैं और आपके ये तीनों चीजें अच्छी हैं तो आप सक्सेस हैं। यूनिक कॉन्सेप्ट केवल कुछ समय के लिए होता है, ना कि परमानेंट होता है। इस टाइम मैया के नवरात्रि चल रहे हैं और कोई भक्त है जो माँ का व्रत रखता है और वो चाहता है कि किसी रेस्टोरेंट में जाके माँ का जो फलाहार या कुछ भी रेस्टोरेंट में खाना चाहें, तो क्या वो उसको खाना चाहिए? देखिए पहले तो सबसे पहले हमें देख लेना चाहिए कि उस रेस्टोरेंट में प्याज या लहसुन यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर वो रेगुलर बेसिस पे वो रेस्टोरेंट प्याज और लहसुन यूज करते हैं और वो रेगुलर फूड भी सर्व कर रहे हैं और व्रत वाला भी फूड सर्व कर रहे हैं, तो हमें उस रेस्टोरेंट में नहीं लेना चाहिए। अगर कोई ऐसा रेस्टोरेंट है जिसमें आप प्याज लहसुन बिल्कुल भी यूज ही नहीं होता है परमानेंट, मतलब मैया के दिनों में भी और वैसे भी, तो आप उसमें ले लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। हाँ सर, मैंने आपके बहुत सारे वीडियो भी देखे हैं जिनमें आप महाकाल जाते रहते हैं, कालों के काल महाकाल पे उज्जैन में, उनके बारे में आप थोड़ा सा बता सकें तो जो ऑडियंस सुनना चाहती है आपको उनके बारे में बताएं आप। देखिए महाकाल के बारे में हमारी तो दम नहीं है कि हम बता दें जी ठीक है। महाकाल के बारे में तो वो लोग बता सकते हैं कि जो सालों से तपस्या कर रहे हैं हिमालय पे, बाबा के बारे में वो लोग बता सकते हैं, हमारी तो इतनी दम नहीं कि हम बता सकें, लेकिन फिर भी जो हमने सुनी हुई है चीज़ें वो हम बता सकते हैं। जैसे कि महाकाल शिव के रूप है, सबको पता है शिव के रूप में, लेकिन वो शिव के रूप तो हैं ही, बाकी समय के स्वामी भी है। अच्छा, समय के स्वामी है, इसीलिए उन्हें बोला जाता है कि महाकाल कालों के काल हैं, क्योंकि समय उनके हिसाब से चलता है। महाकाल बाबा के हिसाब से समय भी चलता है और मृत्यु भी चलती है, इसीलिए उनको समय का स्वामी बोला जाता है। देखिए महाकालेश्वर जो ज्योतिर्लिंग हैं वो मात्र एक ऐसे ज्योतिर्लिंग हैं जो आपके दक्षिण मुखी हैं। जी, केवल दुनिया में एक ऐसे ज्योतिर्लिंग हैं जो दक्षिण मुखी हैं। आप अपने हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से दक्षिण दिशा को मृत्यु और यमराज से जोड़ा गया है।
इसीलिए महाकाल बाबा को मृत्यु का स्वामी कहा जाता है। बहुत सुंदर। अब हम जैसे वहां के लिए बोलते हैं, आपने भस्म आरती सुना है वहां पे जी, भस्म आरती होती है। तो भस्म आरती का मतलब क्या है? भस्म आरती का मतलब केवल इतना है कि आपको मृत्यु के बाद भी बाबा के पास ही आना है, इसलिए आप अहंकार बिल्कुल मत रखें। आप दुनिया में कितने भी काम कर लें, जब आप शमशान में पहुंचेंगे आपकी भस्म उठेगी, उसके बाद उस भस्म को आपके बाबा के पास ही लपेटा जाएगा। आप कितना भी अहंकार कर लें, जीवन में अहंकार का कोई मतलब नहीं है। भस्म आरती का केवल एक ही अर्थ है, एक दिन सब भस्म हो जाना है और आखिर में महाकाल के पास ही आना है। महाकाल मंदिर में जो प्रांगण है उसके बारे में आप थोड़ा सा बता सकते हैं? देखिए, महाकाल मंदिर का प्रांगण तो बहुत बड़ा है वाकई में, ठीक है। वहां पे एक जीवन का पूरा चक्र है महाकाल मंदिर में। वहां पे एक रेयर स्ट्रक्चर है, शायद अभी सबको ये चीज ना पता हो, मैं बताना भी चाहूंगा लोगों को, और हो सकता पता भी हो। महाकाल मंदिर के प्रांगण में सबसे नीचे बैठे हुए महाकाल बाबा, जिनको हम बोलते हैं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। उनके आप ऊपर आएंगे तो वहां है ओमकारेश्वर बाबा, उसी स्ट्रक्चर पे। और उनसे आप ऊपर आएंगे तो उनसे ऊपर है नागचंद्रेश्वर महादेव। अच्छा। जो कि केवल साल में एक बार खोले जाते हैं, नाग पंचमी पर। ये पट केवल साल में एक बार खुलते हैं, और ये तीनों चीजें वहीं पर है। सबसे नीचे महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, मध्य में ओमकारेश्वर, ऊपर नागचंद्रेश्वर महादेव। ये तीनों स्ट्रक्चर वहीं पर है, और ये एक रेयर कॉम्प्लिकेशन है। ये हर जगह आपको नहीं मिलेगा, हर जगह नहीं, कहीं नहीं है। ये तीन रहस्य तो वहीं पे हैं मंदिर के प्रांगण में जी। चौथा रहस्य हो गया आपके नंदी बाबा, जिनको हम बोलते हैं भक्ति प्लस धैर्य। आप नंदी बाबा को देखो, केवल बाबा के सामने बैठे रहेंगे, केवल उन्हीं को देखते रहेंगे कंटिन्यूअस, बिल्कुल कंटिन्यू, कहीं उनका ध्यान नहीं भटकेगा। तो इसको हम बोलते हैं धैर्य प्लस भक्ति। उनकी भक्ति कर रहे हैं धैर्य रखकर। पांचवा पॉइंट आता है, आपने वहां देखा होगा एक कुंड बना हुआ है। तो पहले जो कहा जाता था कि जब हम लोग दर्शन करने के लिए जाते थे तो उस कुंड में नहा के अपनी शुद्धि करके तब हम दर्शन करने वहां पे जाते थे। इसीलिए वहां पे मतलब उस कुंड के लिए हमेशा हमें ये बात रखनी चाहिए याद कि बाहरी शुद्धि से अच्छा है कि आप अपनी अंदरूनी शुद्धि को शुद्ध करें। इसीलिए जब हम लोग अपने ट्रैवल करके वहां पे दर्शन करने के लिए जाते हैं तो उस कुंड में नहा के अपनी शुद्धि करें, उसके बाद दर्शन करें। ये पांचवी चीज वही है, ठीक है। छठवीं चीज आपकी आती है वहां पे भैरव बाबा। ये एक 6 का पूरा जीवन का चक्र है वहां पे, और आपको ये एक जीवन के चक्र में ये 6 चीजें ही चलती हैं। अब आप ये समझिए, महाकाल का मतलब हो गया अंत, ओमकारेश्वर का मतलब हो गया शुरुआत, नाग का मतलब हो गया ऊर्जा, नंदी बाबा का मतलब हो गया भक्ति, और कुंड का मतलब हो गया जल, और भैरव बाबा का मतलब हो गया रक्षा। तो ये जीवन के सारे चक्र हैं जो कि आपको एक ही मंदिर के प्रांगण में मिलते हैं। तो ये है महाकाल बाबा के रहस्य जी। करता करे ना कर सके, सिप करे सो होए, 3 लोग नौखंड में, महाकाल से बड़ा ना कोई। जय श्री महाकाल बाबा। शिव जी को कहा जाता है कि सबसे ज्यादा प्रसन्न होने वाले भगवान हैं। देखिए, शिव जी प्रसन्न भी होते हैं हाँ। और गुस्सा भी हो जाते हैं जल्दी। हाँ। ऐसा नहीं है कि हमेशा प्रसन्न रहते हैं। हाँ। तो मैं तो कहता हूं कि आप 3 से 5 मिनट का टाइम निकालिए बाबा के लिए। बस बोला जाता है ना, एक लोटा जल हर विपदा का हल। तो केवल 3 से 5 मिनट का टाइम निकालिए, 3 मिनट की चालीसा और 1 मिनट बाबा के पास।
एक लोटा जल चढ़ाओ और बाबा की चालीसा पढ़ो, बस फ्री, बाबा प्रसन्न। उनसे सरल पूजा ब्रह्मांड में किसी की नहीं है जी। आप उनसे नहीं मिल पा रहे, 2 महीने नहीं मिल पा रहे, 6 महीने नहीं मिल पा रहे, 2 साल नहीं मिल पा रहे, एक शिवलिंग के आकार का आप कोई भी पत्थर लीजिए और उनको मान लीजिए कि ये शिवलिंग है हमारे, और उनको अपने पास रख लीजिए, रोज एक लोटा आप जल चढ़ाइए और सिर्फ चालीसा उनके सामने पढ़ लीजिए, वो आपके शिवलिंग ही हैं, आगे बोले बाबा आपके पास। तो उनसे जल्दी आप किसी भी देवता को प्रसन्न नहीं कर सकते। इसमें एक चीज और बोली जाती है जी। थोड़ा सा अपने उसमें भी आ जाता है भोले बाबा के लिए, न टोटका न जाल, न टोटका न जाल, एक लोटा जल और महाकाल का कमाल। बहुत सुंदर। महाकाल बाबा मतलब आप बस एक बार उनके पास चले जाइए, जीवन के सारे संकट आपके खत्म हो जाएंगे, सारे संकट गारंटेड है जी। मैं पहले महाकाल बाबा को हम भी नहीं इतना मतलब जानते थे, क्योंकि पहले हम लोग ना शिव की पूजा करते थे, मतलब एक तरीके से हम लोग उस टाइम पे शिवलिंग की पूजा करते थे। अपना सोमवार है तो अपने भोले बाबा को जल चढ़ा दिया, पूजा कर ली, सावन का महीना आया, बेलपत्र चढ़ा दिए, बेलुआ चढ़ा दिए, धतूरा चढ़ा दिया। तो जैसे जैसे हम बड़े हुए तब हमें अभी महाकाल के बारे में पता चला कि हमारे ऐसे ऐसे अपने दुनिया में ऐसे ऐसे ज्योतिर्लिंग हैं। और जब से मैंने 2014 या 15 में मैं पहली बार महाकाल ज्योतिर्लिंग गया था, तब से आज ऐसा कोई समय नहीं है कि बाबा ने मेरा हाथ कहीं छोड़ा हो, हमेशा साथ रहते हैं, चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे जैसी विपदा आई हो। थोड़ी परेशानी आएगी, हफ्ते 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीने, 6 महीने, लेकिन जिस टाइम वो हाथ पकड़ते हैं ना, कभी छोड़ते नहीं है। बस महाकाल बाबा ही है। महाकाल बाबा के लिए सिर्फ एक ही बात है, स्वर्ग भी तू, नर्क भी तू, इन दोनों के बीच का फर्क भी तू। सब कुछ बाबा है, बाबा के सिवा दुनिया में कुछ नहीं है, ना इनका अंत है और ना इनका आरंभ था। तो सर, जो लोग आपको इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं और जो आपकी कंपनी के साथ जुड़ना चाहते हैं, या किसी को रेस्टोरेंट खोलना है या किसी मैनेजमेंट कुछ कोई भी सर्विस लेनी है, तो आपसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? देखिए, अपना सत्या हॉस्पिटैलिटी के नाम से इंस्टाग्राम पे अपना पेज है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, और फॉलो करने के बाद आप उसमें कॉन्टैक्ट नंबर भी ले सकते हैं, और अलग से भी आप अगर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर लेना चाहते हैं तो मैं स्क्रीन पे दे सकता हूँ जी। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 7055402222। मेरा नाम शुभम गुप्ता है, फाउंडर ऑफ सत्या हॉस्पिटैलिटी। तो जो लोग इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, सर ने बहुत कुछ आपको रेस्टोरेंट, होटल, इन सब में क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं उन सब के बारे में बताया। तो मिलेंगे किसी दूसरे पॉडकास्ट में, जब तक के लिए हरे कृष्णा, जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल बाबा।